नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। रायगढ़ की कहानी अगर एक शब्द में कही जाए तो वह कहानी है जिसमें धरती के नीचे दबा कोयला ऊपर आते आते धरती के ऊपर बसे गांवों की सांसें दबाने लगता है। यह संघर्ष आज अचानक पैदा नहीं हुआ, यह धीरे धीरे बना, कई सालों में गहरा हुआ और अब दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में तमनार के आसपास जो हिंसक टकराव दिखा वह उस लंबी प्रक्रिया का ताजा और सबसे तेज विस्फोटक परिणाम। 27 दिसंबर 2025 को तमनार क्षेत्र में कोयला परियोजना के विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। पुलिस कर्मियों के घायल होने और वाहन जलाने जाने की खबर आई। इस ताजा टकराव के पीछे जो मूल धागा वह नाम सबको पता है और वह नाम सिर्फ अडानी है। लेकिन यहाँ सिर्फ अडानी या एक कंपनी नहीं है। रायगढ़ में खनन सरकारें पहले से कराती रही हैं, निजी कंपनियां भी रही हैं और सरकारी कंपनियां भी। फर्क यह है कि अब खनन और उससे जुड़े ढांचे का पैमाना इतना बड़ा हो गया है कि वह गांव की जमीन, गांव की खेती, गांव की जलधाराओं और गांव की सामाजिक सुरक्षा को एक साथ दबाव में डाल देता है। इसी वजह से यहाँ विरोध भी केवल किसी एक नाम के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरे तरीके के खिलाफ है जिसमें फैसले कागजों में होते हैं और उनके परिणाम लोगों की देह और धरती पर उतरते। और अडानी की कंपनी का पूरा अंदाज शायद इस पूरे मामले को नया रूप दे देता है। रायगढ़ के तमनार इलाके में जिस परियोजना को लेकर दिसंबर 2025 में तनाव बढ़ा वह गारे पेलमा क्षेत्र से जुड़ी बताई गई है। प्रशासन के बयान के मुताबिक 14 प्रभावित गांवों के लोग 12 दिसंबर 2025 से लिब्रा गांव के CHP चौक पर धरना दे रहे थे और उनका विरोध 8 दिसंबर 2025 को धौरा भाटा में हुई जनसुनवाई से जुड़ा था। यानी यहाँ विरोध किसी दिन का नहीं था, वह एक तय तारीख से शुरू हुआ, एक जनसुनवाई के बाद लगातार चलता रहा और 27 दिसंबर को वह स्थिति बन गई जब टकराव हिंसा में बदल गया। अब सवाल यह है कि रायगढ़ में इतनी बड़ी बेचैनी आखिर क्यों है? इसका जवाब जमीन पर उतरते ही साफ दिखता है। तमनार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा और आसपास के वन आधारित गांवों का जीवन परंपरागत बरसात के ऊपर निर्भर खेती और जंगल पट्टी का रहा। यहाँ का किसान धान बोता था और धान सिर्फ फसल नहीं थी, वह भोजन सुरक्षा, त्योहार, सामाजिकता और साल भर के श्रम का केंद्र था। धान के साथ कोदो, कुटकी, रागी जैसे मोटे अनाज, अरहर, उड़द जैसी दालें, तिलहन और गांव के आसपास सब्जियों की छोटी खेती, यह सब मिलकर जीवन का तंत्र बनाते। जंगल से महुआ, तेंदुपत्ता, साल बीज, जंगली कंदमूल और साग मिलते थे जो नकद आय और पोषण दोनों देते थे। जब खनन आता है तो वह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं लेता, वह इसी तंत्र के बीच में सड़कें, कन्वेयर बेल्ट, भारी ट्रकों की आवाजाही, धूल, जलस्तर पर दबाव और जंगल कटान जैसी चीजें जोड़ देता है। उसी तंत्र के टूटने से विरोध जन्म लेता है, क्योंकि आदिवासी और किसान के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, पहचान और सुरक्षा है। रायगढ़ में इस पहचान सुरक्षा पर चोट की बहस बरसों से चल रही है। एक तरफ सरकार और परियोजना समर्थक यह कहते रहे हैं कि ऊर्जा चाहिए, उद्योग चाहिए, राजस्व चाहिए, रोजगार चाहिए, इसलिए खनन जरूरी। दूसरी तरफ गांव यह पूछते रहे हैं कि रोजगार किसको मिला और किसकी कीमत पर मिला और क्या इस प्रक्रिया में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का पालन हुआ। अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ ग्राम सभा की भूमिका और वनाधिकार कानून की प्रक्रियाएं बेहद निर्णायक हो जाती है। यही वह बिंदु है जिस पर अक्सर सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है, क्योंकि गांव का आरोप रहता है कि सहमति वास्तविक नहीं थी या पर्याप्त सूचना के साथ नहीं थी, जबकि प्रशासन और परियोजना पक्ष प्रक्रिया पूरी होने की बात करते हैं। रायगढ़ में विरोध का एक बड़ा हिस्सा इसी सहमति बनाम कागजी के टकराव से पैदा होता है। इस टकराव के पीछे एक पुराना संदर्भ भी है जो दिखाता है कि 14 गांव प्रभावित जैसी बात कोई पहली बार नहीं आई। गारे पेलमा से जुड़े दूसरे सेक्टर के संदर्भ में भूमि संघर्ष पर नजर रखने वाले सोर्स बताते हैं कि यह पहले से दर्ज रहा है कि परियोजना का क्षेत्रफल 2500 हेक्टेयर से अधिक हो सकता है। 14 गांव प्रभावित बताए गए और EIA के मुताबिक 1679 परिवारों के विस्थापन का अनुमान दिया गया। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यहाँ बहस सिर्फ कुछ एकड़ की नहीं बल्कि गाँव समाज की संरचना बदल देने वाले पैमाने की है।
इसलिए जब लोग पूछते हैं कि क्या रायगढ़ गांव विहीन हो जाएगा, तो इसका उत्तर किसी सनसनी में नहीं बल्कि इस प्रवृत्ति के दिशा में छिपा है। अगर हर नई परियोजना अपने साथ नए डाइवर्जन, नए अधिग्रहण, नई विस्थापन सूचियां और नए खनन ढांचे लेकर आती रही तो गाँव का नक्शा जरूर बदलेगा। कुछ गाँव पूरी तरह हटेंगे, कुछ गाँव कटकर छोटे हो जाएंगे, कुछ गाँव के खेत ट्रक रूट के किनारे धूल में दबते जाएंगे और कुछ गाँव के युवा धीरे धीरे खेती से बाहर निकलकर अस्थायी मजदूर के चक्र में फंसेंगे। यह वही प्रक्रिया है जिसे कई लोग धीमा विस्थापन कहते हैं, जिसमें एक दिन में गांव खाली नहीं होता, लेकिन कुछ वर्षों में गांव अपना पुराना जीवन खो देता है और गांव इतिहास के पन्नों में और पीढ़ियों के यादों में चला जाता है। रायगढ़ के इसी रास्ते पर एक और बड़ा मोड़ जून 2025 में दिखा, जब रिपोर्टिंग के मुताबिक बड़ी संख्या में पुलिस और वन विभाग की मौजूदगी में घने जंगल के हिस्से में पेड़ काटे गए और यह कार्रवाई एक कोयला परियोजना के लिए बताई गई, जिसे अडानी पावर से जुड़ा बताया गया। इस तरह की घटनाएं गांव में यह भरोसा तोड़ती हैं कि प्रक्रिया सहमति और संवाद से चलेगी, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि जंगल एक तरह के प्रशासनिक अभियान की तरह साफ कर दिया गया, तो उन्हें लगता है कि उनका विरोध सुना नहीं जा रहा, केवल संभाला जा रहा। यहीं से अडानी नाम बड़ा बनता है और अडानी इसके प्रतीक बन जाते हैं। रायगढ़ में खनन पहले से था, यह बात सही, लेकिन पिछले वर्षों में बड़े कॉरपोरेट नामों का प्रवेश और परियोजनाओं का तेज विस्तार स्थानीय लोगों की नजर में एक नए दौर का संकेत बन गया है। इसी कारण विरोध का चेहरा अक्सर किसी एक समूह पर केंद्रित दिखता है, जबकि जड़ में बहस नीति, प्रक्रिया और अधिकारों की होती है। और यही कारण है कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह लड़ाई केवल कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि विकास के तरीके के खिलाफ है। रायगढ़ में इसी भावना ने लगातार प्रतिरोध की नई भाषा भी पैदा की है, जिसे यहाँ लोगों द्वारा लंबे समय से बनाए गए प्रतिरोधी नेटवर्क और संसाधन आधारित संघर्ष की चर्चा अलग अलग रिपोर्टों में होती रही है। अब इस पूरे संघर्ष को अगर खेती किसानी की जमीन पर उतार कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती। खनन से पहले खेती का मतलब सिर्फ उत्पादन नहीं था, वह गाँव की सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। खेत में धान की रोपाई सामाजिक श्रम थी, कटाई के समय पूरा गांव एक साथ चलता था और वनोपज का सीजन गांव की नकदी अर्थव्यवस्था को संभालता था। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के साथ सबसे पहले जो बदलाव आता है वह जल और मिट्टी पर पड़ता है। भारी ट्रकों की आवाजाही से धूल बढ़ती है, कुछ जगह नालों की दिशा बदलती है, कुछ जगह भूमिगत जल पर दबाव बढ़ता है और खेत का वातावरण बदलने लगता है। किसान के लिए यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन परिणाम सीधे होता है। फसल घटती है, लागत बढ़ती है और अंततः खेती छोड़ने का दबाव बनता है। यही वह स्थिति है जहां किसान का विरोध आदिवासी के विरोध के साथ एक धारा में मिल जाता है, क्योंकि दोनों की समस्या का नाम अलग हो सकता है पर मूल चोट जमीन और जीवन पर एक जैसी होती और उन दोनों के सामने एक नाम होता है अडानी। विस्थापन की बात आते ही दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कोई ठोस पुनर्वास योजना है। कागजों में पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, कॉलोनी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी बातें हमेशा लिखी जाती, लेकिन रायगढ़ के संदर्भ में वर्षों से यह आरोप भी सामने आते रहे हैं कि मुआवजा जीवन की कीमत नहीं चुका सकता और पुनर्वास केवल घर की दीवारें खड़ी कर देता है, जीवन की जड़ों को नहीं। अगर किसी परिवार की रोजी खेती, वनोपज और स्थानीय नेटवर्क पर थी तो उसे दूर बसाकर केवल नकद देकर उसी जीवन में लौटाना संभव नहीं होता। इसी कारण कुछ जगहों पर कंपनी की CSR गतिविधियां मौजूद होने के बावजूद असंतोष बना रहता है, क्योंकि CSR सुविधाएं हो सकती हैं लेकिन अधिकारों की जगह नहीं ले सकती। और अब आता है आपका तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा, आदिवासी बच्चियों का गायब होना। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि रायगढ़ से कितनी लड़कियां गायब हुई का साल दर साल सार्वजनिक और भरोसेमंद जिला स्तरीय आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक जगह उपलब्ध नहीं कराया जाता। NCRB की रिपोर्टें आमतौर पर राज्य स्तर पर कुल आंकड़े देती हैं, जिलावार लड़कियों की गुमशुदगी का अलग सार्वजनिक डेटा सेट नियमित रूप से सामने नहीं होता। इसलिए किसी को भी रायगढ़ के लिए पक्के नंबर गढ़कर कहना पत्रकारिता नहीं बल्कि भ्रम फैलाना होगा। यह सीमा ईमानदारी से स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि खनन औद्योगिक क्षेत्रों में और विस्थापन प्रभावित इलाकों में सामाजिक जोखिम बढ़ते हैं। जब गांव टूटता है, परिवारों की निगरानी कमजोर होती है, शिक्षा और नियमितता टूटती है और बाहरी मजदूर व अस्थायी बस्तियों की आवाजाही बढ़ती है तो किशोरियों की असुरक्षा बढ़ जाती है। गुमशुदगी के कई मामले घर से नाराज होकर निकलने, काम की तलाश में निकलने, बाल विवाह या घरेलू दबाव से भागने या अन्य सामाजिक कारणों से जुड़े हुए दिखाए गए।
और इनमें से काफी मामलों में बच्चियां बाद में मिली भी दिखाई गई। समस्या तब गंभीर बनती है जब ट्रेसिंग, काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था कमजोर हो और जब आंकड़ों की पारदर्शिता कम हो। यह वही जगह है जहां लोगों के मन में डर और अफवाह दोनों पनपते हैं और फिर किसी भी बड़ी परियोजना विरोध की कथा में बच्चियां गायब जैसी बातें भी एक सामाजिक आक्रोश का हिस्सा बन जाती हैं। रायगढ़ की खुली तस्वीर यही है कि यहाँ विकास का एक बड़ा इंजन चल रहा है और उसके सामने गांव समाज अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 दिसंबर 2025 की जन सुनवाई, 12 दिसंबर से बैठा धरना और 27 दिसंबर 2025 को हिंसक टकराव, यह पूरी कड़ी बताती है कि जमीन पर असंतोष कितनी गहराई तक जा चुका है। अब सवाल है कि क्या रायगढ़ में सिर्फ कोयला खनन और गंजा जंगल एक सख्त मुहावरा है, लेकिन डर वास्तविक है, क्योंकि जब पेड़ कटते हैं तो केवल हरियाली नहीं जाती, पानी का संतुलन बदलता है, तापमान और धूल का पैटर्न बदलता है और खेती का भरोसा टूटता है। जून 2025 में पेड़ कटान की जिस तरह की रिपोर्टिंग सामने आई वह इसी भय को तेज करती है और प्रक्रिया तेज है और संवाद कमजोर। तो इसमें क्यों नहीं दिल्ली और बाकी शहरों के बढ़ते हुए AQI के अपने आंकड़ों को देखा जाता है, क्योंकि अरावली का असर और रायगढ़ के जंगलों का कटने का असर हो सकता है कि देश के अलग अलग AQI तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जैसा पंजाब की पराली करती है। फिर भी यह तयशुदा भविष्य नहीं। रायगढ़ के पास अभी भी विकल्प हैं, लेकिन वे तभी निकलेंगे जब 3 चीजें साथ चले। पहली, ग्राम सभा और वनाधिकार की प्रक्रिया वास्तविक हो, सिर्फ औपचारिक नहीं। रायगढ़ आज जिस चौराहे पर है वहाँ एक रास्ता खनन के तेजी से फैलते नक्शे का है। दूसरा रास्ता उस विकास का है जिसमें स्थानीय समाज निर्णायक भागीदार हो। अगर पहला रास्ता बिना सुधार के चलता रहा तो गांव का भविष्य सचमुच सिकुड़ेगा, खेती किसानी का जीवन कमजोर होगा या यूं कहें इनका अस्तित्व मिट जाएगा। अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो ऊर्जा और उद्योग के साथ साथ जंगल और गांव भी बच सकते हैं। रायगढ़ की असली यही खबर है। यह फैसला अब सिर्फ फाइलों में नहीं, गाँव की चौपालों, धरने की जमीन और जन सुनवाइयों की सच्चाई में होना, क्योंकि उसी में तय होगा कि आने वाले वर्षों में रायगढ़ का नाम एक जिले के तौर पर लिया जाएगा या एक चेतावनी की तरह कि विकास अगर संवेदनशील ना हो तो वह गांव को नक्शे से नहीं जिंदगी से मिटा देता है। अगर आपको लगता है कि न्यूज़ ट्रे में यह खबर आपके काम की है, तमनार और आसपास के इलाकों में अडानी आफत बनकर आए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखें। और अडानी जैसे ऐसे और कितने आफत वाले नाम ऊर्जा और उद्योग के नाम पर हमें आगे देखने को मिलेंगे, उनकी आशंका भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो रायगढ़ के तमनार का यह पूरा का पूरा मामला जंगल में फिर नए तरीके से घुसने का एक अलग तरीके के रूप में देखा जाना रहा। आपको बता दें कि ताजा खबर आने तक, जब तक हम आपको यह न्यूज़ ट्रे में खबर दे रहे हैं, तब तक जिंदल की जन सुनवाई रद्द करने की कार्रवाई की बात रायगढ़ में वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई जंगल जिंदल से बच पाएगा? यह सवाल आपके पास हमेशा शायद खड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।